अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी लेबनान की जमीन पर इजरायली हवाई हमले जारी। सेना के मुताबिक 2 दिन में 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके खत्म कर दिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लोकेट किया और फिर हवाई हमला किया। इस बार भी 4 ठिकानों पर बारूद बरसाया। अंडरग्राउंड सिस्टम को बंकर बस्टर से उड़ा दिया। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह की नासेर, बदर अजीज और राडवान फोर्स को नुकसान पहुंचाया। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ब्रीफिंग में कहा गया कि 2 दिन के ऑपरेशन में 180 से ज्यादा टेरर नेटवर्क, कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के हाइड आउट को खत्म कर लिया गया। इस हमले में बिन जबेल इलाके में राडवान फोर्स के कमांडर हसन नाजाल के अलावा हुसैन कमाल, मूसा बराकत, महमूद करनीब, अली अहमद इस्माइल, अब्दुल्ला अली दकीक भी ढेर कर दिए गए। पूरे ऑपरेशन में इजराइल की 8207वीं बटालियन, 228वीं ब्रिगेड के लड़ाके शामिल थे। इस बीच लेबनान की तरफ से इजरायली हमले को लेकर अलग आंकड़े जारी किए गए। लेबनान ने कहा कि इजरायली हमले में 36 लोग मारे गए और 150 लोग घायल हो गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह की एक और अंडरग्राउंड सुरंग को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक ये सुरंग लेबनान से इजराइल की ओर बनाई गई थी। इजरायली सेना ने बाकायदा इस सुरंग वाले ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। इजराइल ने कहा कि ये सुरंग लेबनान के मारवाहिन इलाके से खोदी गई थी, जो इजराइल के जारिद इलाके तक जा रही थी। हालांकि इसके साथ दावा यह भी था कि सुरंग का पता काफी पहले लगाकर इसे इजराइल वाली तरफ ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि जारिद इलाके में इसका कोई एग्जिट पॉइंट न रहे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक स्पेशल यूनिट्स ने पूरी टनल को स्कैन किया और इसमें रखे हथियार, विस्फोटक और एंटी टैंक मिसाइलें बरामद भी की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल वाली सुरंग को लेकर कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखे जाएंगे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगों का पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ है और इसी को तबाह करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला किया गया था। हिजबुल्लाह ने लगातार तीसरे दिन इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को नाकाम करने का दावा भी किया गया। 24 घंटे के अंदर हाइफा की तरफ 180 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी हाइफा में नुकसान की तस्वीरें जारी की, लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर रॉकेट की बौछार के बीच पहुंच गए। इस कोस्ट लाइन को देखिए, चंद कदम की दूरी पर ये समुद्र की लहरें, आपको खूबसूरत लहरें दिखाई दे रही हैं, मगर देखिए यहाँ दूर दराज तक लोकल इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है और सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि समुद्र के रास्ते इजराइल दक्षिण लेबनान को काटने के लिए टायर पर अटैक कर सकता है और समुद्री बेड़े अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये डिजास्टर और बड़ा हो जाएगा। हिजबुल्लाह वाले वॉर फ्रंट के बीच हमास को इजराइल पर हमले के नए ऑर्डर मिले हैं। ऐसे में हमास नए फिदाइनों की भर्ती शुरू कर चुका है। साउथ लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कहां लड़ाई चल रही है, एबीपी न्यूज जगह पर पहुंच गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं टायर के उस इलाके में जहां से आगे तकरीबन हम कह सकते हैं या तो घोस्ट टाउन है या फिर नो मैन लैंड है। वो जो शॉट्स हैं वहां पर अभी शेलिंग हुई है, इन पहाड़ियों पर लड़ाई चल रही है और ये पहला बड़ा टाउन आता है साउथ लेबनान का, जहां पर इजराइल जब बढ़ेगा आगे तो यहाँ पहले पहुंचेगा। इन पहाड़ियों पर जो लड़ाई चल रही है, जो बम्बारमेंट हो रही है, उसकी वो धुआं उठते की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। पिछले 30 से 50 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो खाली पड़ा है, क्योंकि इन पहाड़ियों से जो शेलिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आता है और अगर सेना चढ़ाई करते हुए इजराइल की इस तरफ आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से टायरे की तरफ आएगी। इसीलिए इन पूरे इलाकों को खाली करवा लिया गया है। हाइफा में हवाई हमले का जवाब इजराइल ने बेरूत में बारूद बरसा कर दिया। नेतन्याहू ने कहा लेबनान का भी गाजा जैसा हाल हो जाएगा। लेबनान के लोगों के पास मौका है अपने देश को लंबे युद्ध से बचाने का, वरना यहाँ भी गाजा जैसे हालात बन जाएंगे। जिस वक्त नेतन्याहू लेबनान के लोगों के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे, हिजबुल्लाह के कमजोर होने का दावा कर रहे थे, उस दौरान हमारे संवाददाता बेरूत में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। ये कम से कम 50 से 100 फुट गहरी नीचे की बेसमेंट थी, जिसको कि पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है। लगता ये भी है कि जरूर नीचे कुछ न कुछ इस तरह से आर्म्स एम्युनिशन वगैरह हो सकता है, रखा गया हो, डंप किया गया हो, जिसे विस्फोट के बाद जलने के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धसी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि भी कर दी। कहा नसरल्लाह के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया। ईरान और इजराइल के तनाव के बीच गजा में हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गजा में अभी भी 4 लाख लोग करीब फंसे हुए हैं।
ये दावा ऐसे वक्त किया गया है जब हमास ने नए सिरे से इजराइल के सिदरोत शहर की तरफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इन हमलों के वीडियो भी सामने आए हैं। दावा किया गया है कि गजा पट्टी की तरफ से जो रॉकेट फायर हुए उन्हें इजराइल की सीमा के अंदर इंटरसेप्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों ने गजा की तरफ एक बार फिर टैंक दौड़ाने शुरू कर दिए। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि जबायली इलाके में हमास के साथ मुठभेड़ के दौरान हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इजरायल ने कहा अंडरग्राउंड सुरंगों से ग्रेनेड के अलावा AK-47 मिली है। रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को भी बर्बाद करने की बात कही गई। इजरायल ने गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप से लोगों को बाहर निकलने के लिए कह दिया था, लेकिन अभी भी बच्चों समेत कई लोग उसी कैंप में मौजूद हैं। इजरायल ने जंग का दायरा बढ़ा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप को निशाना बनाया है। हालांकि सीरिया का आरोप है कि इजरायल निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क के अल मजह इलाके में हवाई हमला किया गया। जिस जगह बारूद गिरा वो एक रिहायशी इमारत थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में 7 लोगों की जान गई है, दर्जन लोग घायल हुए हैं। सीरिया के रक्षा विभाग का आरोप है कि इस हमले के जरिए नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमले वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के अंदर से अब भी लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से इस तरह के हमलों पर कमेंट नहीं किया गया। सीरिया की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल के अटैक में सीरिया का एक सैनिक भी मारा गया है, जो कुनैत्रा इलाके में तैनात था। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे से एक्टिव हुआ अमेरिका। ईरान और दूसरे अरब मुल्कों से सीज फायर की हो रही है बातचीत। इजरायल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस गुप्त रूप से चल रही बातचीत का मकसद गाजा, लेबनान समेत कई मोर्चों पर लड़ाई को रोकना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल इजरायल इस पहल में शामिल नहीं है, लेकिन वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इस रिपोर्ट के बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम का भी सीज फायर को लेकर बयान आया। हम इजरायली आक्रमण का पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। हालांकि हम लेबनान के संसद के स्पीकर बेरीत द्वारा सीजफायर की कोशिशों का समर्थन भी करते हैं। हालांकि अमेरिका इजरायल के रुख से नाराज है, क्योंकि इजरायल ने अभी तक ईरान पर हमले का प्लान शेयर नहीं किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह के संघर्ष के बीच इजिप्ट ने भी अपनी सैन्य ताकत का सबूत दिखाया। राष्ट्रपति अल सीसी ने टैंक ब्रिगेड का निरीक्षण किया। तो क्या इजरायल के बॉर्डर पर इजिप्ट ने भी बड़ी तैयारी कर ली है? इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। मंगलवार को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने फील्ड आर्मी की 6ठी आर्म डिवीजन का निरीक्षण किया। इस दौरान इजिप्ट के अत्याधुनिक हथियार, मॉडर्न टैंक, मिसाइलें, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस वेपन और हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इजिप्ट की सैन्य ताकत वाली नुमाइश में सक्र नाम के एयर डिफेंस सिस्टम की भी झलक दिखाई दी। ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तरह काम करता है। एक बार में 400 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा जमीन से जमीन पर मार करने वाली हार्पून मिसाइल भी परेड का हिस्सा बनी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जारी जंग मिस्र के लिए लगातार मुसीबत बनती जा रही है। हाल ही में मिस्र ने राफा क्रॉसिंग पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की थी। अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार नहीं मिलने के बाद यूक्रेन करने लगा सीज फायर की बात। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस से शांति वार्ता चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त दिए जा रहे हैं जब नाटो की लीडरशिप में बदलाव हुआ है और रूस ने डोनेट्स्क पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि इस साल के आखिर तक हम रूस के साथ एक बार फिर शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी तुर्की ने भी दोनों के बीच शांति वार्ता करवाई थी, मगर ये समझौता बेनतीजा रहा था। इस बीच नाटो के नए महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि इस बार यूक्रेन के लिए सर्दियों में संकट और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की बड़ी योजना बना चुका है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने अपने हथियार डिपो में नॉर्थ कोरिया से बड़ी तादाद में गोला बारूद मंगवा लिया है। दशहरे के बाद हरियाणा में हो सकता है नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। इस बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार के समर्थन का ऐलान किया। चुनावी जीत के बाद आज नायब सिंह सैनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आज उनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरे के बाद ही होगा। अभी कोई भी निर्दलीय ज्वाइन नहीं कर रहा है। ग्रहण जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे ही समय देगा हम उसको बताएंगे। इस बीच तीनों निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल और राजेश जून ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां और हिसार से निर्दलीय जीती सावित्री जिंदल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिली।
हमारी कुछ 25-30 दिन की खट्टी मीठी यादें हैं और मैं समझता हूँ लंबे चौड़े टाइम बीजेपी पार्टी में रहा हूँ। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को मिली हैं 37 सीटें। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिखाए तेवर, मनोहर लाल खट्टर पर इशारों में निशाना, समर्थकों ने लगाए राव को सीएम बनाने के नारे। पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के हौसले बुलंद हैं। रेवाड़ी में अपने रामपुरा हाउस में जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनको सीएम बनाने के नारे बुलंद हुए। राव इंद्रजीत ने इस मौके पर नाम लिए बगैर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, उसमें लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है, तो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक। वो हमारे 40 साल का परिश्रम था, उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश। ऐसे समय में जबकि नायब सिंह सैनी की फिर से ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं, राव इंद्रजीत का बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मानी जा रही है। हरियाणा के नतीजे से सकते में आई कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में तथाकथित गड़बड़ी की शिकायत की है। कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने गया उसमें भूपेंद्र हुड्डा से लेकर पवन खेड़ा तक सब थे, लेकिन 2 चेहरे गायब थे। एक तो कुमारी सैलजा, दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जबकि दोनों नेता दिल्ली में ही मौजूद थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने करीब 45 मिनट तक चुनाव आयोग के साथ बैठक की और हरियाणा चुनाव में शिकायतों का अंबार लगा दिया। जैसे काउंटिंग के दिन ईवीएम में बैटरी की समस्या थी। 20 विधानसभा क्षेत्रों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है। कांग्रेस ने मांग की है कि अगले 48 घंटों के लिए मशीनों को सील कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों के फौरन बाद यानी कल ही कह दिया था कि हरियाणा का चुनाव परिणाम उसे स्वीकार नहीं है। हरियाणा में हार के बाद सैलजा गुट के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हारे हुए उम्मीदवारों ने हुड्डा पर फोड़ा हार का ठीकरा। इलेक्शन की कमांड कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, एक परिवार के हाथ में थी। भूपेंद्र हुड्डा की बात अब बापू बेटे ही कर रहा हूँ। जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो शैलजा जी की वजह से हुआ है, ना दिखने की वजह से। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बाकी छोटी पार्टी आज तो मेरे को लगता होना चाहिए था। शमशेर सिंह गोगी असंध सीट से केवल 2300 वोट से चुनाव हारे हैं, जबकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 4200 वोट मिले। सैलजा गुट के एक अन्य उम्मीदवार परविंदर सिंह परी ने भी हुड्डा पर सवाल उठाए। पहली बात तो यह है, जब 6 इलेक्शन हारने के बाद भी उनको टिकट कैसे दी गई? जो राहुल जी चाहते थे कि इनके साथ गठबंधन हो, लेकिन जिनकी मंशा थी मुख्यमंत्री बनने की, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। गठबंधन वाली शिकायत आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा का कुछ और कहना है। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए। आम आदमी तरह था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी कि हमने मांगी सीट हमने दे दी। इस हार के बाद से न सिर्फ कांग्रेस में झगड़ा गहरा रहा है, बल्कि सहयोगियों से भी तनातनी बढ़ रही है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के सहयोगी दल छोड़ने लगे तीर। शिवसेना उद्धव गुट ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। शिवसेना का उद्धव गुट तो कल से ही तीखे वार कर रहा है। आज सामना में छपे संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। उसमें लिखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं को नाफरमानी माना जा रहा है। जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी समेत कई घटकों को दूर रखा, क्योंकि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी। इस खेल में पूरा राज्य ही हाथ से निकल गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को संजय राउत का बयान बड़ा नागवार गुजरा है। आपत्ति है, इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से कसे जा रहे तंज इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव की खाली सीट से चुनाव लड़ेंगे उनके भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अब तक 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं।
अब करहल से उनके भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। कटहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है, जबकि मझवा सीट से ज्योति बिंद उम्मीदवार घोषित की गई हैं। लड़ने की बात है तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं हम सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव के पहले बीजेपी और महाराष्ट्र चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया है? उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नैरेटिव सेट करने के लिए निशाना साधा। मौका तो महाराष्ट्र के विकास के परियोजनाओं की शुरुआत का था, लेकिन हरियाणा के नतीजों से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो। पीएम मोदी का इशारा साफ था, वो राहुल गांधी के जाति वाले बयानों के तोड़ में ये नैरेटिव सेट करने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी बहुत अहम है, खासतौर से तब जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में थोड़ा झटका लगा था। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की पहली बैठक में आएगा पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने कहा अनुच्छेद 370 पर चुप नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन उमर अब्दुल्ला ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उमर ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा उनकी प्राथमिकता में है। द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द कैबिनेट शुड बी टू पास अ रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। उमर ने आर्टिकल 370 पर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। ये कहा था कि हम इस इशू को जिंदा रखेंगे और हम उस बात पे कायम हैं। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने और यहाँ से 370 खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। फिलहाल उमर का फोकस पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने पर ज्यादा दिख रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी को 2 दिन में ही खाली करना पड़ा मुख्यमंत्री आवास। सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। सोमवार को जिस बंगले में प्रवेश किया था वो बुधवार को खाली करना पड़ा। इस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सीएम आवास में सिर्फ 2 दिन ही रह पाई। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी की टीम ने सील कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से बयान आया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली करने के बाद विधिवत हैंडओवर नहीं दिया। बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सियासत में आने वाले दिनों में बंगले की गूंज सुनाई देती रहेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मोदी कैबिनेट की मीटिंग। गरीबों को दिसंबर 2028 तक दिया जाएगा मुफ्त राशन। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे तो सभी केंद्रीय मंत्रियों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। हरियाणा की जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद सरकार के कई फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी। इसके अलावा गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मोदी जी ने एक टोटली नया माइंडसेट चेंज करवाया। इससे पहले 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस देने का ऐलान किया गया था। पुलिस के सामने बीजेपी विधायक की सरेआम हो गई पिटाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव बैंक के चुनावी रंजिश में भारी बवाल हो गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पहले बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर थप्पड़ जड़ा। पुलिस ने छुड़ाया तब भी विधायक पर एक थप्पड़ और जड़ दिया।
जब पुलिस विधायक को छुड़ाकर अलग ले गई तो विधायक के पीछे से एक और हमलावर विधायक पर टूट पड़ा। फिर वहां पर मौजूद विधायक के समर्थकों और पुलिस ने दूसरे हमलावर की पिटाई कर दी। उसको लात घूंसों से जमकर पीटा गया। ये पूरी घटना यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने तब हुई जब कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट का नामांकन हो रहा था। इस मारपीट के दौरान बीजेपी विधायक का कुर्ता भी फट गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर बवाल हो गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के केस में क्या आरोपी को बचाने के लिए प्रिंसिपल और थाना प्रभारी ने मिलकर रची साजिश? सीबीआई ने कोर्ट के सामने ऐसा ही शक जताया है। जिन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को मुर्शिदाबाद के एक दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर के रूप में दिखाया गया, सीबीआई की तफ्तीश में भी वो गंभीर आरोपों में घिरे हैं। सीबीआई कोर्ट को बता चुकी है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय को बचाने के लिए प्रिंसिपल संदीप घोष के साजिश में शामिल होने का शक है। सीबीआई को साजिश में प्रिंसिपल घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल के मिलीभगत का शक है। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की, उसके मुताबिक आरोपी के खिलाफ डीएनए और ब्लड सैंपल जैसे 11 सबूत मिले हैं। वारदात वाली जगह से मिले छोटे बाल का मिलान संजय रॉय के बालों से हुआ है। वारदात वाली जगह से मिला एक ब्लूटूथ ईयरफोन संजय रॉय के मोबाइल फोन से जुड़ा मिला। सीसीटीवी फुटेज से वारदात वाली रात संजय रॉय की मौजूदगी मिली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस केस में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और जल्द ही इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। शोरूम से बाहर निकलते ही हादसे का शिकार हो गई एक नई नवेली कार। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नई कार की डिलीवरी की तैयारी हो गई थी। एक शख्स अपने मोबाइल से उन पलों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन नई नवेली कार इतनी रफ्तार से शोरूम से बाहर आई कि खलबली मच गई। नई कार गेट तोड़ते हुए सामने खड़ी 4-5 मोटरसाइकिल को रौंदते हुए सीधे खेतों में जा घुसी। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का है। हुआ ये कि गाड़ी मालिक ने शोरूम के अंदर नई कार की पूजा की, उसके बाद स्टीयरिंग संभाला, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते ही वो स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो बैठा। फिर नई नवेली कार का जो हाल हुआ वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। नई कार की खुशी पल भर में ही काफूर हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेरिका में तबाही मचाने आ रहा है एक और विनाशकारी तूफान। मिल्टन तूफान के मद्देनजर 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर। आसमान से ली गई ये तस्वीरें मिल्टन तूफान की दहशत बयां करने के लिए काफी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान तबाही मचाने को बेकरार है, वो भी 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तूफान की ताकत का अंदाजा इस वीडियो से भी लगता है। एक्सपर्ट्स प्लेन में बैठकर तूफान की इंटेंसिटी को मापने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवाओं के बीच प्लेन ही डगमगाने लगा। अमेरिका ने तूफान से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी विदेश यात्रा टाल दी। 10 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। इंटरस्टेट हाईवे पर अफरा तफरी का आलम है। लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से कुछ जगहों पर 10 से 15 फीट ऊंची लहर उठ सकती है। 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका में हेलन तूफान आया था। इसकी वजह से 225 लोगों की मौत हो गई थी। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में मुर्गों की लड़ाई को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कॉक फाइट पर बैन न लगाए सरकार। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। इनके हाथ में मुर्गों वाले पोस्टर और बैनर थे। मांग सिर्फ इतनी थी कि सरकार कॉक फाइटिंग को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखे। दरअसल कोलंबिया की सरकार अब मुर्गों की लड़ाई वाले स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से बंद करने के कानून बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन लोग चाहते हैं सरकार इस तरह का कोई फैसला न करे। उनका कहना है कि कोलंबिया में मुर्गों की लड़ाई परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रही है, इसलिए बैन लगाना ठीक नहीं है। सरकार चाहे तो इसे शर्तों के साथ रेगुलेट कर सकती है। इसी साल राष्ट्रपति ने कोलंबिया में बुल फाइटिंग को लेकर भी कानून पास किया है, जिसमें 3 साल बाद इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।